नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। मेरा नाम अमृता चौहान है और आज के वीडियो में मैं आपको CUET PG 2021 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगी। ये प्रश्न पत्र मैं आपको पूरा सॉल्व करा दूंगी, लेकिन ये जो प्रश्न पत्र आप देखेंगे ये ओल्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग है, यानी पुराना जो पैटर्न था उसके अकॉर्डिंग है। 2023 के बाद पैटर्न बदल गया था और 2023, 24 और 25 के जो प्रश्न पत्र हैं वो भी मैंने आपको विस्तृत हल करा दिए हैं। आप जाकर चैनल पर वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट करिए, वहाँ पे आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट की डायरेक्ट लिंक मिल जाएगी। वहाँ से आप सारे वीडियोस रिलेटेड टू CUET PG हिंदी एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए बिना समय ज़ाया किए आज के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मैं आप सबसे कहूँगी कि मुझसे पहले आप उत्तर देने का प्रयास करिएगा और अपने उत्तर आप कहाँ दे सकते हैं आप सबको पता है, कमेंट सेक्शन में आप अपने आंसर टाइप कर सकते हैं। तो मैं सीधे 26वें प्रश्न पर आ रही हूँ, क्योंकि पहले का जो पैटर्न था उसमें 100 प्रश्न पूछे जाते थे, जिसमें से शुरुआती 25 प्रश्न आपके GT के होते थे, जनरल टेस्ट के। इसके बाद अंतिम के यानी कि अंत के जो 75 प्रश्न होते थे 26 से लेकर 100 तक, वो होते थे आपके डोमेन सब्जेक्ट के यानी कि हिंदी के। तो 26वें प्रश्न से मैं शुरू कर रही हूँ वीडियो को। तो मैं हिंदी के सेक्शन पे आ गई हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपसे 75 प्रश्न पूछे गए हैं और हर एक प्रश्न के लिए आपको 4 अंक मिलेंगे अगर आप सही उत्तर देते हैं, और अगर गलत उत्तर देते हैं तो आपका -1 डिडक्ट हो जाएगा, यानी कि 1 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा। तो 75 × 4 आप करेंगे तो वो 300 बन जाता है। तो 300 आउट ऑफ आप जितने भी क्वेश्चन सही करके आएंगे उतने मार्क्स आपके बनने वाले हैं। तो चलिए पहले प्रश्न पर आ जाते हैं। पहला प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप इसका उत्तर ज़रूर दीजिएगा। लिखा है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। बहुत बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है परीक्षाओं में, तो फिर यहाँ पर इसका सही उत्तर बन जाता है ऑप्शन ए, यानी कि अनुच्छेद संख्या 343 में ऐसा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट बन जाता है। अगला प्रश्न भी कुछ ऐसा ही है। लिखा है, हिंदी को संवैधानिक तौर पर कब स्वीकार किया गया था। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर आप अवश्य दे पाएंगे अगर आप जानते हैं कि हिंदी दिवस हम कब मनाते हैं। तो इसका सही उत्तर बन जाता है ऑप्शन बी, यानी कि 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को संवैधानिक तौर पर स्वीकार किया गया था। तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट बन जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। 28वां प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। पूछा गया है, एक रचना दे रखी है, शिव शंभू के चिट्ठे, बहुत बार परीक्षाओं में पूछी गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको मार्क करिए। शिव शंभू के चिट्ठे किसकी रचना है। तो आप सबको पता होगा कि ये बाल मुकुंद गुप्त जी की रचना है। तो आपका ऑप्शन भी करेक्ट यहाँ पर बन जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 29 आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। प्रश्न में पूछा गया है, सरप्पा का संबंध किस काव्यधारा से है। तो आप सभी को अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं आपको याद करा दे रही हूँ कि नाथ तो 9 ही हैं, उन्हें तो याद किया भी जा सकता है। तो आपको याद रखना है नवनाथ बोला जाता है। नव से यहाँ पर तात्पर्य होता है 9, संख्या जिनकी 9 है। इसके बाद सिद्धों की संख्या है 84। आपको याद रखना है, संख्या से संबंधित भी प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर सरप्पा का संबंध तो आपको पता चल गया कि सिद्ध काव्यधारा से है, लेकिन आपको याद कैसे रखना है, जितने भी सिद्ध हैं, क्योंकि 84 सिद्ध हैं, संख्या में याद करना काफ़ी मुश्किल है। तो जिनके नाम के अंत में पा आता है, मोस्टली जितने सिद्ध हैं सबके नामों में पा आता है। 2-4 सिद्ध ही ऐसे होंगे जिनके नाम के अंत में पा नहीं आता है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर आइए। 30वां प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। कहा गया है कि तुलसीदास जी ने किस भाषा में काव्य सृजन किया है। अगर यहाँ पर अवधि के साथ में ब्रजभाषा भी लिखा हुआ होता, वैसे तो ये प्रश्न कभी पूछा नहीं जाता है कि ऑप्शन में दोनों दे दिए गए हों कि अवधि और ब्रज, क्योंकि तुलसीदास जी ने अवधि और ब्रज दोनों ही भाषाओं में काव्य सृजन किया है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अवधि लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। इसीलिए आपको ये बात याद रखनी चाहिए, अगर कहीं पे अवधि और ब्रज दोनों लिखा हुआ है तो वो दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट होंगे। अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। 31वां प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। बहुत ही आसान प्रश्न है। अगर आपने हिंदी साहित्य का इतिहास ढंग से पढ़ा है तो आपने अवश्य पढ़ा होगा कि सरस्वती पत्रिका का कितना महत्वपूर्ण योगदान था खड़ी बोली आंदोलन में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट बन जाता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। आइए अगला प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। लिखा है, संस्कृत के 4 अध्याय
किसकी रचना है। बहुत बार परीक्षाओं में ये प्रश्न भी पूछा गया, इसको भी आप इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाता है ऑप्शन सी, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी की यह रचना है। रामधारी सिंह दिनकर जी की एक रचना है रश्मिरथी। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो ज़रूर पढ़िएगा। इसका तीसरा सर्ग तो आपको पढ़ना ही चाहिए। काफ़ी अच्छी रचना है रामधारी सिंह दिनकर जी की। और रामधारी सिंह दिनकर जी की कुरुक्षेत्र रचना भी परीक्षाओं में कई बार पूछी गई है। अगला प्रश्न भारतीय काव्यशास्त्र से संबंधित है। यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित में से किसका संबंध भारतीय काव्यशास्त्र से है। तो यहाँ पर कुछ आचार्यों के नाम दे दिए गए हैं, जिनमें से 3 आचार्य ऐसे हैं जिनका संबंध पाश्चात्य काव्यशास्त्र से है और एक ऐसे हैं जिनका भारतीय काव्यशास्त्र से संबंध है। तो आप सबको पता होगा कि यहाँ पर ऑप्शन सी यानी कि भामा करेक्ट हो जाते हैं। अगले प्रश्न पर आइए। पूछा गया है कि आत्मजयी किस विधा की रचना है। सबसे पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आत्मजयी किसकी रचना है। तो यहाँ पर आत्मजयी किसकी रचना है ये मैं आपको बता दे रही हूँ। आत्मजयी कवि कुंवर नारायण जी की रचना है और ये एक खंड काव्य है। काफ़ी महत्वपूर्ण और फेमस रचना है ये कुंवर नारायण जी की, खंड काव्य है ये। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 35 आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। पूछा गया है कि प्रेम की पीर का कवि किसे कहा जाता है। कई बार ये प्रश्न परीक्षाओं में रिपीट हुआ है। यहाँ पर इसका सही ऑप्शन आई होप आप सबने चूज कर लिया होगा। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट है, यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी जी प्रेम की पीर के कवि कहे जाते हैं। अगले प्रश्न पर आइए। प्रश्न संख्या 36 आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि इनकी पुस्तक है, इसका प्रकाशन भी पूछ लिया जाता है। सन 1929 में इसका प्रकाशन हुआ था। तो पूछा गया है कि हिंदी साहित्य का इतिहास किस भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था। आपको इसका इतिहास पता होना चाहिए, इस पुस्तक का इतिहास, क्योंकि इससे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में ये पुस्तक पहले प्रकाशित हुई थी। अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। लिखा है झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन हैं। ये यशपाल का उपन्यास है, काफ़ी प्रसिद्ध रचना है यशपाल की ये। अगले प्रश्न पर आते हैं। 38वां प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से प्रेमचंद जी की कहानी नहीं है, यानी कि मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी इनमें से कौन सी नहीं है। कफन है, आप सबने आई होप पढ़ी हो। ठाकुर का कुआं भी इन्हीं की कहानी है। ईदगाह भी इन्हीं की कहानी। ईदगाह तो बच्चे बच्चे ने पढ़ी होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 4 करेक्ट बन जाता है। उसने कहा था कहानी प्रेमचंद जी की नहीं है। ये कहानी किसकी है ये आपको कमेंट करना है, और ये कहानी कब प्रकाशित हुई थी ये भी आपको कमेंट करना है। दोनों ही प्रश्न परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। लिखा है चंद्रगुप्त नाटक के लेखक कौन हैं। तो आपने आंसर मार्क कर लिया होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, यानी कि जयशंकर प्रसाद जी की ये रचना है, ये आपको पता चल ही गया होगा। अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। पूछा गया है कि किस रचनाकार की कहानियाँ मानसरोवर के नाम से प्रकाशित हैं। मानसरोवर के कई खंड हैं। तो आपको इसका सही उत्तर पता चल गया होगा, या फिर नहीं पता है तो मैं बता दे रही हूँ। इसका सही उत्तर है मुंशी प्रेमचंद जी, यानी कि आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट बन जाता है। अगले प्रश्न पर आइए। प्रश्न संख्या 41 आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। लिखा है रस सिद्धांत का प्रतिपादक आचार्य किसे माना जाता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, यानी कि भरत मुनि जी रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट बन जाता है। अगले प्रश्न पर आइए। 42वां प्रश्न है बिल्लेश्वर बकरिया किस लेखक की रचना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, न जाने कितने बार परीक्षाओं में पूछी गई है। तो बिल्लेश्वर बकरिया किस लेखक की रचना है। आई होप आप सबको पता हो। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ये रचना है, जो कि हिंदी साहित्य जगत के छायावाद युग के आधार स्तंभ माने गए हैं। अगले प्रश्न पर आइए। 43वां प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। लिखा है गीत गोविंद की रचना किसने की, यानी कि गीत गोविंद रचना के रचनाकार कौन हैं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर बन जाता है ऑप्शन 4, यानी कि जयदेव यहाँ पर करेक्ट होंगे। तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट है यहाँ पे। अगले प्रश्न पर आइए। 44वां प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एक पंक्ति दे दी गई है और पूछा गया है कि ये पंक्ति किसकी है। तो पंक्ति है कि देखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर। उक्ति किस कवि की रचनाओं के बारे में विख्यात है। उक्ति को मैं पूरी कर दे रही हूँ, उत्तर आप तब तक सोचिए। लिखा जाता है कि सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर देखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर। ये पूरी पंक्ति है।
तो यहाँ पर इसका सही उत्तर आपने ढूंढ लिया होगा, ऑप्शन ए यानी कि कवि बिहारी जी। 45वां प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। पूछा गया है लक्षण लक्ष्य ग्रंथों की रचना किस काल में हुई? तो इसका आपका ऑप्शन तीसरा करेक्ट बन जाता है, यानी कि रीतिकाल में लक्षण लक्ष्य ग्रंथों की रचना हुई थी। 46वां प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कामायनी का प्रथम सर्ग कौन सा है? कामायनी किसकी रचना है? ये बात आपको ज़रूर पता होगी, नहीं पता है तो पता होनी चाहिए कि कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की अंतिम रचना है, जिसका प्रकाशन सन 1935 में कुछ लोग मानते हैं, तो कुछ लोग मानते हैं सन 1936 में। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, इसका प्रकाशन वर्ष। अब आइए इसके सर्गों पर। इसके सर्ग कितने हैं ये सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इसमें कुल 15 सर्ग हैं। अब सर्गों का सही क्रम भी आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछा जाता है बहुत बार, तो इसको भी आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में डालिए कि कामायनी के 15 सर्गों का सही क्रम क्या है। क्योंकि यहाँ पे तो आपसे प्रथम सर्ग पूछा गया है, हो सकता है आपसे कल को 5वां सर्ग या फिर 6वां सर्ग या फिर 14वां सर्ग पूछ लिया जाए, तो आपको याद करने पड़ेंगे सभी सर्ग। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इसका सही उत्तर मैं आपको बता दूं, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट है, चिंता पहला सर्ग है। अब सर्गों का सही क्रम क्या है आप सुन लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले चिंता, उसके बाद में आशा, फिर श्रद्धा, फिर काम, वासना, लज्जा और कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। आप 3-3 के उसमें याद करिए, जैसे ये चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। तो 3-3 के ग्रुप में याद करेंगे आप, जैसे मैंने याद किया था मैं वैसे आपको बता रही हूँ, तो आप इजीली याद कर पाएंगे। लेकिन याद ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षाओं में ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। अगले प्रश्न पर आइए। 47वां प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। पूछा गया है कि हिंदी कवि अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है और बहुत ही आसान प्रश्न है। यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट बन जाता है, यानी कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया कवि अमीर खुसरो के गुरु माने गए हैं। अगले प्रश्न पर आइए। 48वां प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। पूछा गया है कि अष्टछाप के संस्थापक कौन थे? ये इस प्रश्न में बहुत कन्फ्यूज़न रहती है, क्योंकि जब आप गूगल करेंगे तो वहाँ पे विट्ठलनाथ भी बोले जाएंगे और वल्लभाचार्य भी बोले जाएंगे। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या है? सबसे पहले तो जानिए अष्टछाप है क्या। अष्टछाप में कुल 8 कवि शामिल थे, ठीक है। अब इन 8 कवियों में से 4 कवि वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 कवि विट्ठलनाथ के शिष्य थे। अब जो विट्ठलनाथ हैं वो वल्लभाचार्य के ही पुत्र हैं। तो आप खुद ही लॉजिक लगा लीजिए कि अगर विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की है तो वल्लभाचार्य के 4 शिष्य उसमें शामिल कैसे हो सकते हैं? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन तीसरा करेक्ट बनेगा, यानी कि वल्लभाचार्य जी ने अष्टछाप की स्थापना की थी। तो इस तरह से आप ये बात याद रख सकते हैं। और अष्टछाप में कौन कौन से कवि शामिल हैं ये चीज़ आपको कमेंट करनी है। अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। लिखा है प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण किसने दिया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, आसानी से आपने इसका उत्तर खोज लिया होगा। ऑप्शन बी यानी कि मुंशी प्रेमचंद जी यहाँ पर इस प्रश्न के सही उत्तर बन जाते हैं। अगले प्रश्न पर आइए। 50वें प्रश्न पर हम पहुँच गए हैं। पूछा गया है कि कितने पाकिस्तान किसकी रचना है? ये जो रचना है विभाजन की त्रासदी पर आधारित है और बहुत बार पूछी गई है। अगर आपके पास कभी समय हो तो ये रचना पढ़िएगा भी ज़रूर। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका करेक्ट बन जाता है, यानी कि ये रचना कमलेश्वर की है। अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना गजानन माधव मुक्तिबोध की नहीं है? ये बात आप ज़रूर नोट डाउन रखिएगा। अक्सर ऐसा होता है, नहीं हम पढ़ना भूल जाते हैं और उस चक्कर में जल्दबाजी में हम अपना उत्तर गलत मार्क कर देते हैं, जबकि हमें सही उत्तर पता होता है। तो ये कॉमन मिस्टेक है जो अक्सर होती है, मुझसे भी हुई थी, और बाद में पछताने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं होता है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कुछ मार्क्स से आपको अच्छा विश्वविद्यालय मिलने से रह जाता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर आई होप आप सबको पता हो, इसका 4th ऑप्शन करेक्ट है, असाध्य वीणा। और असाध्य वीणा किसकी रचना, ये भी आपको याद कर लेना चाहिए। ये रचना सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञे जी की है। अब एक प्रश्न मेरी तरफ से आपके लिए और है, कलगी बाजरे की किसकी रचना है? तो ये बात आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बतानी है, कलगी बाजरे की। मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। त्रिलोचन किस काव्यधारा के कवि हैं? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाता है ऑप्शन ए, यानी कि
प्रगतिशील या फिर प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं त्रिलोचन। अगले प्रश्न पर आइए। कोर्ट मार्शल किस विधा की रचना है? कोर्ट मार्शल किसकी रचना है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न भी हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, या फिर हो सकता क्या है ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। आप PYQs एनालाइज करेंगे तो यहाँ पर 53वें प्रश्न में सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये रचना है किसकी। तो कोर्ट मार्शल रचना स्वदेश दीपक की है। आप ये चीज़ नोट डाउन कर सकते हैं कि स्वदेश दीपक की ये रचना है। अब किस विधा की रचना है ये भी मैं आपको बता दे रही हूँ। तो यहाँ पर कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक का एक महत्वपूर्ण नाटक है, परीक्षाओं में पूछा जा चुका है 3 से 4 बार। तो आप देख सकते हैं ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न पर आते हैं। 54वां प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। पूछा गया है कि अरे आयावर रहेगा याद किस विधा की रचना है, किसकी रचना है, ये आप बताइए। यहाँ पर मैं आपको इसका उत्तर तो बता दे रही हूँ। तो यहाँ पर ये एक यात्रा वृत्तांत है। अब किसकी रचना है ये भी मैं आपको बता ही दे रही हूँ, नहीं तो आप कहेंगे कि मैंने आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए हैं, लेकिन जो पूछे हैं उनका उत्तर आप ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मुझे भी तो पता चले कि वाकई में आपकी तैयारी किस हद तक हुई है अभी तक। तो यहाँ पर ये रचना अज्ञे जी की, आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। 55वें प्रश्न पर हम पहुंच गए हैं। प्रश्न है बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाता है ऑप्शन बी, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इस प्रश्न के सही उत्तर होंगे। अगले प्रश्न पर आइए। यहाँ पर एक कहानी दे दी गई और पूछा गया इसके लेखक कौन है। कहानी है अमृतसर आ गया। तो ये कहानी किसकी है या फिर इस कहानी के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर आपको पता होगा, क्योंकि बहुत ही प्रचलित कहानी है ये। तो यहाँ पर आपका 4th ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि भीष्म साहनी जी की ये कहानी है। अगले प्रश्न पर आइए। आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता कौन है? ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये नाटक भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न आपसे मैं और पूछ रही हूँ कि ये नाटक किस कवि के जीवन पर आधारित है। ये प्रश्न परीक्षाओं में रिपीट हुआ है। तो इसका सही उत्तर तो सबसे पहले आप जानिए मोहन राकेश, यानी कि ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। और किस कवि के जीवन पर आधारित है ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना फणीश्वर नाथ रेणु जी की नहीं है? इनके संदर्भ में आपको एक और तथ्य याद रखना चाहिए कि आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तन इन्होंने ही किया था। और आंचलिक उपन्यासों में सबसे पहला उपन्यास इन्होंने जो लिखा था वो था मैला आंचल। उसके बाद आया था इनका परती परिकथा। तो यहाँ पर 2 तो मैंने आपको बता ही दिए हैं। तो यहाँ पे आपने 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर लिए होंगे और तीसरा आपको एलिमिनेट करना है ताकि आप सही उत्तर तक पहुँच जाएं। तो यहाँ पर तीसरी कसम इन्हीं की रचना है। एक कहानी है, काफ़ी महत्वपूर्ण कहानी है, प्रचलित कहानी है। इस पर फिल्म भी बन चुकी है। मारे गए गुलफाम गाना आपने ज़रूर सुना होगा। ये नहीं सुना है तो ये तो अवश्य सुना होगा कि सजन रे झूठ मत बोलो पिया के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है वहाँ पैदल ही जाना है। अवश्य सुना होगा, नहीं सुना है तो ज़रूर सुनिएगा, काफ़ी सुनने में आपको अच्छा लगेगा ये गाना। तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट बन जाता है, यानी कि अशोक के फूल इनकी रचना नहीं है। अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है गीतांजलि के रचयिता कौन है? सुप्रसिद्ध रचना है, आप आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट यहाँ पर बन जाता है इस प्रश्न का। अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रचनाकार सूफी काव्यधारा से संबंधित नहीं है? यानी कि 3 ऐसे रचनाकार हैं जो सूफी काव्यधारा से संबंधित हैं और एक ऐसा रचनाकार है जो सूफी काव्यधारा से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर कुतवन, मंझन और उस्मान तीनों ही सूफी काव्यधारा से संबंधित हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाता है ऑप्शन 4, यानी कि दादू दयाल सूफी काव्यधारा से संबंधित कवि नहीं है। अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है 61वां। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास यानी कि गोस्वामी तुलसीदास जी की नहीं है? तो यहाँ पर विनय पत्रिका भी इनकी रचना है और कवितावली भी इनकी रचना है। रामचरितमानस तो आप सभी को पता ही होगा। जो 4th ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है, यानी कि भक्तमाल कवि तुलसीदास की रचना नहीं है। ये रचना किसकी है? ये नाभादास जी की रचना है। तो ये बात आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये एज इट इज क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि भक्तमाल किसकी रचना है। तो ये बात आपको याद कर लेनी चाहिए। अगला प्रश्न है 62वां। पूछा गया है कि मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक कौन हैं? बहुत ही प्रचलित निबंध है, सरदार पूर्ण सिंह जी का यह निबंध है। एक निबंध और है आचरण की सभ्यता, वो भी सरदार पूर्ण सिंह जी का है, जो परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है। तो ये 2 निबंध आप याद ज़रूर कर लीजिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। 63वां प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हैं।
लिखा है जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है। आत्मकथा से संबंधित मैं आपको बता दूं, ये एक दलित आत्मकथा है और ये 2 भागों में प्रकाशित हुई है। किसकी रचना है ये मैं आपको बता दे रही हूँ। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा है। इसका प्रकाशन वर्ष आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, क्योंकि प्रकाशन वर्ष भी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। 64वां प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। पूछा गया है कि आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है। काफ़ी पतला सा उपन्यास है, 150 के करीब इसमें पेजेस हैं, लेकिन ये उपन्यास आपको पढ़ना चाहिए। बच्चे का मनोविज्ञान कैसे कार्य करता है, आप वाकई में पढ़कर हैरान हो जाएंगे कि मनु भंडारी जी ऐसा कैसे लिख सकती हैं कि एक बच्चा वाकई में, आप जब छोटे थे तो खुद आप ऐसे सोचते होंगे, दिमाग में ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं, तो आप ये उपन्यास ज़रूर पढ़िएगा। इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट नॉवल इन हिंदी लिटरेचर। बहुत ही सुंदरता से लिखा है मनु भंडारी जी ने, ज़रूर पढ़िएगा आप इसको। अगले प्रश्न पर आते हैं हम। अगला प्रश्न है 65वां। पूछा गया है कि स्वांग किस क्षेत्र का लोक नाट्य है। ऐसे प्रश्न अब नहीं पूछे जाते हैं, ये शुरुआती दौर था जब ऐसे प्रश्न एक आध पूछ लिए जाते थे परीक्षा में। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है ऑप्शन यानी कि हरियाणा। और 66वां प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। लिखा है लोक साहित्य की पुस्तक। फिर मैं कह रही हूँ कि ऐसे प्रश्न अब नहीं पूछे जाते हैं, तो आप ये मत सोचें कि ये प्रश्न कहाँ से आ गया, मैंने तो पढ़ा ही नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाता है आर.सी. टेम्पल, यानी कि लोक साहित्य की पुस्तक द लीजेंड ऑफ पंजाब का संकलन किसने किया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट बन जाता है। अगला प्रश्न है 67वां। पूछा गया है कि रचनाकार ने शिव शंभू के चिट्ठे में किस अंग्रेज अधिकारी पर व्यंग किया है। तो यहाँ से सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि शिव शंभू के चिट्ठे किसकी रचना है। ये बात आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि मैंने इसका आंसर आपको दे दिया है। अब एक प्रश्न और आपका तैयार हुआ कि ये व्यंग विधा की रचना है। अब किस अंग्रेजी अधिकारी पर व्यंग किया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है, यानी कि लॉर्ड कर्जन पर इस रचना के माध्यम से निरंतर व्यंग किया है रचनाकार ने। अगले प्रश्न पर आइए। 68वां प्रश्न है आवत जात पनहिया टूटी विसर गयो हरिनाम किसकी काव्य पंक्ति है। परीक्षाओं में बहुत बार पूछी गई है, स्टार मार्क करिए आप इसको। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर बन जाता है कुंभन दास जी की ये पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन व्यंग्यकार के रूप में विख्यात है। ऑप्शन बी यानी कि हरिशंकर परसाई जी इस प्रश्न के सही उत्तर होंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। 70वां प्रश्न है कुरुक्षेत्र रचना के रचयिता कौन है। इस प्रश्न का मैंने उत्तर आपको बताया है जब मैंने संस्कृत के 4 अध्याय रचना बताई थी कि किसकी है। तो इसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि इसका उत्तर मैं वीडियो की शुरुआत में दे चुकी हूँ। अब मुझे भी तो पता चले कि आप कितना अटेंटिव होकर वीडियो को देख रहे हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। 71वां प्रश्न है रमैनी किसकी रचना है। बीजक किसकी रचना है। तो रमैनी तो आपको पता ही होगा, साखी शबद रमैनी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए यानी कि कबीर दास जी करेक्ट हो जाते हैं। अगले प्रश्न पर आइए। 72वां प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। लिखा है पथ के साथी किस रचनाकार द्वारा रचित रेखा चित्र है। तो ये रेखा चित्र किसका है। इसका सही उत्तर होगा महादेवी वर्मा जी, जो छायावाद की चौथी आधार स्तंभ हैं, जिन्हें आधुनिक मीरा कहकर भी बुलाया जाता है, या फिर आधुनिक मीरा की भी संज्ञा इन्हें दी जाती है। इनका जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। ये बात मुझे इसलिए हमेशा याद रहती है क्योंकि मैं खुद फर्रुखाबाद शहर की हूँ, तो इनका जन्म हमारे ही शहर में हुआ था। अगले प्रश्न पर आते हैं। 73वां प्रश्न स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। लिखा है अंधा युग काव्य नाटक किस पर आधारित है। तो ये नाटक महाभारत की कथा पर आधारित। अगले प्रश्न पर आते हैं। 74वां प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से अरस्तु का कौन सा सिद्धांत। ये प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि मैं बता दे रही हूँ ये प्रश्न पाश्चात्य काव्य शास्त्र से है। तो ये प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि CUET PG के सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ भारतीय काव्य शास्त्र ही लगा हुआ है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर तो मैं खैर आपको बता दे रही हूँ, ऑप्शन सी यहाँ पर इसका करेक्ट है, यानी कि विरेचन सिद्धांत अरस्तु का है। अगले प्रश्न पर आते हैं हम। लिखा है हिंदी का पहला अखबार कौन सा है। ये प्रश्न भी परीक्षाओं में कई बार रिपीट हुआ है, बहुत ही आसान प्रश्न है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि उद्दंत मार्तंड। तो 75वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी बन जाता है। 76वें प्रश्न पर आइए। वही रचना आपसे पूछ ली गई है कि भक्तमाल के रचयिता कौन है, जो कि अभी ऊपर ये प्रश्न आया था। मैंने कहा भी था कि ये प्रश्न भी एज इट इज पूछ लिया जाता है कि भक्तमाल किसकी रचना है। तो यहाँ पर मैंने इसका उत्तर आपको सही बताया ही था, ऑप्शन बी यानी कि नाभादास जी की ये रचना है। अगले प्रश्न पर आते हैं। 77वें प्रश्न पर। 77वां प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। लिखा है कबीर दास जी के संदर्भ में प्रयुक्त
साखी शब्द से क्या अभिप्राय है। साखी शब्द साक्ष्यों पर, यानी कि जो देखा उसको ही लिख दिया, तो यहाँ पर साक्ष्यों पर आधारित है। तो इसका सही उत्तर बन जाता है आपका ऑप्शन 3 यानी कि साक्षी। अगले प्रश्न पर आइए। 78वां प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। लिखा है सिद्धों की संख्या कितनी प्रसिद्ध है। मैंने आपको याद कराया था जब मैंने सरप्पा का प्रश्न आपको कराया था। तो सिद्ध कितने हैं, नाथ कितने हैं, ये बात आपको याद रखनी है। सिद्ध 84 हैं और नाथ कितने हैं, नवनाथ बोले जाते हैं, यानी कि 9 है नाथ। तो यहाँ पर सिद्धों की संख्या है 84। ऑप्शन सी आपका करेक्ट यहाँ पर बन जाता है। अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो। और किसने माना है पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य, ये बात आपको पता होनी चाहिए, कई बार पूछा गया है। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने पृथ्वीराज रासो, जो कि चंद्रवरदाई जी की रचना है और किसके जीवन पर आधारित है, चंद्रवरदाई जी के मित्र यानी कि पृथ्वीराज चौहान जी के जीवन पर आधारित ये रचना है। तो आपको ये 2 तथ्य भी याद होने चाहिए। और किसने माना है इसको प्रथम महाकाव्य हिंदी का, तो आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य इस रचना को माना है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, किसकी उक्ति है। ये उक्ति किसके संदर्भ में है, ये उक्ति गोरखनाथ जी के संदर्भ में है, लेकिन ये उक्ति उनकी नहीं है। आप कंफ्यूज होकर गोरखनाथ को करेक्ट मत करिएगा। ये उक्ति किसकी है ये मैं आपको यहाँ पर बता दे रही हूँ। तो प्रश्न संख्या 80 का सही उत्तर है चौथा, यानी कि गोस्वामी तुलसीदास जी। ये उक्ति गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है, कवितावली आप सबने अवश्य सुनी होगी, उसके उत्तरकांड में लिखी हुई है। अगले प्रश्न पर आते हैं। आइए अगला प्रश्न है, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। आप ये प्रश्न हड़बड़ाहट में जरूर गलत करेंगे अगर ऑप्शंस में गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम होगा, क्योंकि उन्होंने रामचरितमानस लिखी है, इसीलिए आप कंफ्यूज होके जरूर तुलसीदास जी को ही सही मार्क कर देंगे। लेकिन ये पंक्ति किसकी आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि परीक्षाओं में बहुत बार ये रिपीट हुई है। तो ये पंक्ति संत कबीरदास जी की है, तो ये बात आप याद कर लीजिएगा अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन रहती है तो। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। लिखा है पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन थे। ये तो प्रश्न मैं आपको बताऊंगी ही, एक बात मैं और आपको बताऊंगी कि पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है, क्योंकि ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। यहाँ पर मैं आपसे कमेंट करने को नहीं कहूँगी, इसका उत्तर मैं ही आपको बता दूंगी। तो सबसे पहले तो जानिए पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन थे। तो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक थे बल्लभाचार्य जी, यानी कि 4th ऑप्शन आपका करेक्ट है। और पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा है बल्लभाचार्य जी ने, तो कवि सूरदास जी को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है बल्लभाचार्य ने। तो यहाँ पर आप ये प्रश्न भी अपना तैयार कर लीजिएगा। अगले प्रश्न पर मैं आ रही हूँ। अगले प्रश्न पर मैं आ रही हूँ। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। लिखा है रसखान का संबंध काव्य की किस धारा से है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि कृष्ण भक्ति काव्य धारा से संबंधित हैं कवि रसखान। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। लिखा है चंडी चरित्र के रचनाकार कौन है। तो इसका उत्तर तीसरा सही बन जाता है, यानी कि गुरु गोविंद सिंह जी की ये रचना है, परीक्षाओं में रिपीट होती रहती है। अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है सुख दुख में कौन सा समास है। समास से संबंधित भी प्रश्न पूछा ही जाएगा। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर मैं आपको बता दे रही हूँ, ऑप्शन बी, यानी कि द्वंद्व समास इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। ये पंक्ति आपको याद कर लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही प्रचलित पंक्ति है और परीक्षाओं में बहुत बार पूछी जाती है। सिर्फ CUET PG में ही नहीं, बाकी जितने एग्जाम्स हैं जिनमें हिंदी पूछी जाती है उनमें ये पंक्ति बहुत बार पूछी गई है। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका ऑप्शन ए, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की ये पंक्ति है, बहुत प्रचलित पंक्ति है। अगला प्रश्न काव्य शास्त्र से संबंधित है। एक लक्षण दे दिया गया और पूछा गया है कि ये लक्षण किस आचार्य ने दिया है। लक्षण है वाक्यम रसात्मक काव्यम, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आचार्य विश्वनाथ जी का ये काव्य लक्षण है। अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगला प्रश्न है वीर रस का स्थायी भाव क्या है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, यानी कि उत्साह वीर रस का स्थायी भाव है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है। आप कंफ्यूज होके ये मत लगा दीजिएगा, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाती है इन दोनों में। अगले प्रश्न पर आइए। लिखा है निम्नलिखित में से किस कवि का उपनाम एक भारतीय आत्मा है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर बन जाता है माखनलाल चतुर्वेदी जी। अगले प्रश्न पर आइए।
अगला प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाटक नहीं है। यानी कि 3 ऐसी रचनाएं हैं जो नाटक विधा की हैं, बाकी एक ऐसी रचना है जो नाटक नहीं है। तो आप सबको आई होप पता हो कि कितने पाकिस्तान किसकी रचना है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको कराया था कि ये कमलेश्वर की रचना है और ये एक उपन्यास विधा की रचना है। बाकी अंधेरे नगरी, ध्रुव स्वामिनी और कबीरा खड़ा बाजार में तीनों ही रचनाएं नाटक विधा की हैं। अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, लिखा है निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध रीति मुक्त काव्यधारा से नहीं है। रीति मुक्त काव्यधारा से नहीं है, ये बात आप याद रखिएगा, पूछा गया है नहीं है, ऐसा कौन सा कवि है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाता है ऑप्शन 4, यानी कि कवि केशव दास रीति मुक्त काव्यधारा से संबंधित कवि नहीं है। अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी कविता धूमिल की नहीं है। इनकी कविताएं काफ़ी प्रचलित हैं, इनकी कविताओं की पंक्तियां भी परीक्षाओं में बहुत बार पूछी गई हैं, तो इनकी प्रचलित कविताओं की पंक्तियां भी आप याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर मैं आपको बता दे रही हूँ, ऑप्शन सी, यानी कि हरिजन गाथा इनकी रचना नहीं है। अब ये रचना किसकी है ये भी आप याद कर लीजिए। ये रचना हरिवंश राय बच्चन जी की है, जिन्हें हालावाद का जनक भी माना जाता है, जिनकी मधुशाला रचना काफ़ी प्रचलित है। हालावाद के जनक के रूप में ये प्रचलित है, ये बात आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया है कि हालावाद का प्रवर्तक कौन है, तो हरिवंश राय बच्चन जी। अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है कितनी नाव में कितनी बार किस कवि की रचना है। तो ये रचना उसी की है जिसकी कलगी बाजरे की है। मैंने आपसे पूछा था ऊपर प्रश्न, तो कलगी बाजरे की अज्ञे की रचना है। तो यहाँ पर कितनी नाव में कितनी बार भी अज्ञे की ही रचना है, जिन्हें प्रयोगवाद का जनक भी कहा जाता है। और तार सप्तक, जिसका प्रकाशन सन 1943 में हुआ था, उसके साथ से ही प्रयोगवादी काव्यधारा का शुभारंभ हुआ था। अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, लिखा है अशोक के फूल किस लेखक का निबंध संग्रह है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, और ये काफ़ी प्रचलित निबंध संग्रह है। एक और निबंध आप याद कर लीजिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, आपके लिए एक बोनस क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये प्रश्न भी आपसे परीक्षा में कई बार पूछा गया है। अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है। तो मैथिल कोकिल विद्यापति को कहा जाता है, और इनके संदर्भ में एक पंक्ति आप याद कर लीजिए, क्योंकि परीक्षाओं में ये पूछी गई है कई बार कि देसिल वैना सब जन मिट्टा किसकी पंक्ति है। तो विद्यापति जी की ही पंक्ति है, तो ये बात आप याद कर लीजिएगा। पर्दा कहानी के लेखक कौन है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, यानी कि यशपाल पर्दा कहानी के लेखक हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा लेखक यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा लेखक है जो हिंदी साहित्य जगत में यात्रा संस्मरण विधा के लिए प्रचलित है। तो यहाँ पर ऑप्शन भी करेक्ट बन जाता है, यानी कि राहुल सांकृत्यायन जी। अगला प्रश्न है परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है। ये प्रश्न भी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाता है ऑप्शन ए, यानी कि लाला श्रीनिवास दास जी परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, या फिर कह लीजिए अंतिम प्रश्न पर हम पहुंच गए हैं, और अंतिम प्रश्न में एक पंक्ति पूछी गई है, और ये पंक्ति किसकी आपको बताना है। लिखा है निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नत को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को शूल। तो यहाँ पर इस प्रश्न का या फिर इस पंक्ति के जो रचनाकार हैं वो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो ये पंक्ति काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखनी है। तो पर मैंने आपको ये प्रश्न पत्र पूरा करा दिया है। अगर कोई डाउट या क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन है, कमेंट करिए। अगर वीडियोस इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है, अपने दोस्तों के साथ में वीडियोस को शेयर करें ताकि उनकी भी कुछ मदद हो पाए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट करिएगा, वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी। टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं आपको PYQs शेयर कर देती हूँ और बहुत सारा स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराती रहती हूँ। मेरे हैंड रिटन नोट्स भी मैं वहाँ पे शेयर कर देती हूँ, तो आपके लिए काफ़ी मदद होगी। टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना। वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर मुझसे पर्सनली 1-to-1 कनेक्ट करना चाहते हो आप लोग तो मुझसे इंस्टाग्राम पर कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगी। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में CUET PG की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां से आप CUET PG से रिलेटेड मैंने जितना भी कंटेंट चैनल पर अपलोड किया है या फिर भविष्य में अपलोड करूँगी वो आपको वहाँ से मिल जाएगा, तो जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।